बच्चों, अभी तक हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में उसका काल विभाजन किए थे और प्रत्येक काल को हमने विस्तार से समझने का प्रयास किया। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि ये आधुनिक काल में इतनी तेजी से परिवर्तन लक्षित होता है कि इसी में बहुत जल्दी यानी हर 10-12 वर्ष पर 15 वर्ष पर समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लक्षित होने लगता है कि पहले से कुछ अलग दिखाई देता है। चूंकि साहित्य समाज सापेक्ष होता है, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, समाज में तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। लोगों के मूल्य, विचार, विश्वास, परंपराएं, आस्था आदि आदि। तो जैसे जैसे मानव मूल्यों में परिवर्तन होता है, सामाजिक उत्थान पतन होता है, वैसे वैसे हमारा साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। चूंकि इधर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, चाहे वो यूरोपीय देश के लोगों का आगमन रहा हो, चाहे हमारे यहां अनेक धार्मिक आंदोलनों का उठ खड़ा होना हो, कई धार्मिक आंदोलनों का रूप ले लेना हो, तो इन धार्मिक आंदोलन के रूप लेने के कारण अथवा विदेशी लोगों के आगमन के कारण हमारे समाज में एक तरह से देखा जाए तो बड़ी तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो गए। लोगों के मूल्य बदले, उनके विश्वास, आस्था, फैशन, हर क्षेत्र में परिवर्तन हमें दिखाई देने लगा। तो चूंकि ये 19वीं शताब्दी से और आज तक हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हर 10-12 साल बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि समाज पहले जैसा नहीं रह जाता है, समाज कुछ बहुत आगे निकल गया होता है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे यह परिवर्तन हमें हमारे साहित्य में परिलक्षित होता है, साहित्य में दिखाई देता है। यही कारण है कि जो हमारा आधुनिक काल था, उसे हमें फिर अनेक उपकाल खंडों में विभाजित करना पड़ा। बच्चों, हम यहां नाम दे रहे हैं आधुनिक काल का उप विभाजन। यानी आधुनिक काल तो एक विभाजन था ही, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक विभाजन था, चौथा काल था। लेकिन इस चौथे काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें पुनः कई उप विभाजन हो गए हैं, कई छोटे छोटे युग आ गए हैं। उन युगों में हम जान रहे हैं, हम उनका यहां पर विभाजन आपके सामने कर रहे हैं। अगर इसमें हम देखें तो आधुनिक युग में जो सबसे पहले दिखता है हमें, वो है भारतेंदु युग। और ये भारतेंदु युग, इसकी अगर समय सीमा देखी जाए तो सन 1857 से हम मानते हैं। वैसे 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्विवेदी युग है। आप जानते हैं द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है और इसका समय है सन 1900 ईस्वी से 1900 से, हम ईस्वी नहीं लिख रहे हैं यहां, 1900 से 1918 ईस्वी तक।
आप जानते हैं कि द्विवेदी जी 1903 में द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में पदार्पण हुआ था और तब से लेकर, चूंकि 1903 में इन्होंने सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया और 18 तक ये उसका संपादन करते रहे, तो इस समय अवधि को हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। तीसरा युग जो हमारा है यहां, उसे हम छायावादी युग कहते हैं। गद्य में इसी को हम शुक्ल युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग के भी नाम से जानते हैं। छायावादी युग, इसका समय सन 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। 1918 ईस्वी में ही छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना का प्रकाशन हो गया था। झरना उनकी आ गई थी, जो छायावाद की संभवतः प्रथम रचना मानी जाती है। और इस छायावाद का समापन 1936 में होता है, यानी कामायनी के समापन के साथ साथ ही छायावाद का अंत मान लिया जाता है। तीसरा जो हमारा उप कालखंड है, चौथा, वो है प्रगतिवादी। इसे हम छायावादोत्तर भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम यहां पर प्रगतिवाद के नाम से जानेंगे। प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद, कुछ भी कह सकते हैं। सन 1936 ईस्वी से, और इसको हम ले जा सकते हैं 1943 ईस्वी तक, जब प्रयोगवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी के तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। जब सबसे पहली बार तार सप्तक प्रकाशित हुआ था सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी का, और वहीं से हम प्रयोगवाद का जन्म मान लेते हैं। तो हमारा पांचवा काल जो होता है वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद सन 1943 से, इसे हम 1954 तक ले जाते हैं। वैसे तार सप्तक जो थे वो मुख्य रूप से जो प्रयोगवादी तार सप्तक कहे जा सकते हैं, 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। प्रथम 1943 में, फिर दूसरा 8 वर्ष बाद 1951 में, और फिर तीसरा तार सप्तक 8 वर्ष बाद 1959 में। लेकिन 59 से पहले ही इलाहाबाद से डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा एक पत्रिका निकली थी जिसे नई कविता का नाम दिया गया था। तो नई कविता काव्य संकलन के प्रकाशन के साथ ही हमारा प्रयोगवाद समाप्त हो जाता है और नई कविता का युग आरंभ हो जाता है। नई कविता, इस नई कविता का समय सन 1954 ईस्वी से लेकर के हम 1960 तक मान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी, इधर तो हम देख रहे हैं कि 10 वर्ष से भी अंदर, 1954 से 1960 तक, केवल 6 ही वर्षों में, 6 वर्ष तक ही हमें इस नई कविता की चेतना दिखाई पड़ी। काव्य में, काव्य का यह परिवर्तन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सका और इसमें पुनः एक नई प्रवृत्ति हमें देखने को मिली। 60 तक आते आते वो नई प्रवृत्ति, चूंकि अब नाम से जकड़ चुका था हमारा साहित्य, इतनी जल्दी जल्दी उसके नाम बदलना कहां तक उचित था, अतः उसका नाम ही रख दिया गया साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता। बच्चों, ये साठोत्तरी कविता भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, उपन्यास भी है। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि 1960 ईस्वी के बाद जो भी रचनाएं हुई हैं उन्हें हम साठोत्तरी के नाम से जानते हैं।
जब 1960 के बाद का जो काव्य है उसे साठोत्तरी कविता के नाम से जानते हैं। और अगर यही हम गद्य की विभिन्न विधाओं में जाएं तो 60 के बाद जिन विधाओं का प्रणयन हुआ, यानी जिन विधाओं में जो रचना हुई है, उसे हम साठोत्तरी उपन्यास, साठोत्तरी नाटक, कहानी, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसका समय आप जान ही रहे हैं कि सन 1960 ईस्वी से अब तक कह सकते हैं। यद्यपि इसका काल बड़ा लंबा दिख रहा है, 60 से लेकर अब तक 60 साल ही हो रहे हैं, और इस बीच में तमाम समकालीन कविता और क्या क्या नाम उसके दिए गए हैं, तो हमें उसमें फंसने की जरूरत नहीं है कि हम उतना सघन इसका अध्ययन करें, क्योंकि हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए यही विभाजन पर्याप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा इसे मिटा करके और फिर एक काल के बारे में समझना चाहेंगे कि आज एक काल हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, वैसे हमने उसका फोटो भी डाल दिया है, देख लीजिएगा। भारतीय युग की का जो विभाजन, अभी आपने आधुनिक काल का विभाजन सुना, उस विभाजन में जो हमारा पहला युग आता है वो है भारतीय युग। अब हमें इस भारतीय युग के बारे में समझना है कि भारतीय युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उस काल में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं। इस बात को आप लोगों को बड़ी सावधानी से समझना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनमें पहली प्रवृत्ति हम लेते हैं, ये हम पाते हैं देशभक्ति एवं राजभक्ति। देशभक्ति एवं राजभक्ति, इसका तात्पर्य क्या है? देशभक्ति तो आप समझ रहे हैं, लेकिन शायद यहां राजभक्ति जो साथ में जुड़ा हुआ है, इससे परिचित नहीं होंगे। बच्चों इस काल के, इस युग के जो कवि थे, उन्हें देश प्रेम तो निसंदेह था ही। देश की दुर्दशा देख करके वे कितना विचलित हो जाते थे और बराबर देश के उत्थान के लिए लोग कार्य करते थे। भारतेंदु जी जैसे कवियों ने अनेक नाटकों की रचना करते हुए, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों की रचना करके लोगों को देश की दुर्दशा सामने रखी, जिससे वे उसका सुधार कर सकें या सुधार करने के लिए जागरूक हो सकें। लेकिन साथ में जो राजभक्ति है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि राजभक्ति क्या है। बच्चों ये राजभक्ति उस समय के शासक के प्रति भक्ति है, महारानी विक्टोरिया के प्रति जो भक्ति थी। ये क्यों? एक ओर तो हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये राजभक्ति दिखा रहे थे। ये राजभक्ति क्या थी? इस राजभक्ति का तात्पर्य यह था कि अभी लोगों को विश्वास था कि हम शायद अंग्रेजों के साथ रह करके अपने देश की उन्नति कर सकें, शायद अंग्रेज हमारे देश के विकास के लिए कुछ सहयोग करें। इसलिए इस समय के जो कविताएं हैं उसमें देशभक्ति के साथ साथ हमें राजभक्ति भी देखने को मिलती है। और जो दूसरी काल की प्रधान भावना है वो है समाज सुधार। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि इस काल के जितने भी कवि हुए हैं सभी समाज के लोगों को जागरूक करते हुए उसे एक नई दिशा देने का प्रयास करते रहे हैं। तो ये समाज सुधार की भावना इस काल के कवियों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। हम देखेंगे कि इस काल के जितने भी कवि हुए हैं उन सब ने किसी न किसी सामाजिक आंदोलन में हाथ बटाया है। और इस समय चलने वाले अनेक आंदोलन थे, आप जानते हैं, चाहे वो आर्य समाज का आंदोलन हो
केशव चंद्र सेन जी का आंदोलन हो, इसी तरह से अनेक आंदोलन जो चल रहे थे, उन सब में किसी न किसी तरह से समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य किया है। तीसरी जो बात हमें देखने को मिलती है वो है नारी शिक्षा पर बल। नारी शिक्षा पर बल, तात्पर्य क्या है इसका कि इस समय लोगों का यह मानना था, इस समय क्या हमेशा यह माना रहा है कि यदि हमारे समाज में स्त्रियां शिक्षित होंगी, सुशिक्षित होंगी, तो निश्चय ही हमारा समाज सुशिक्षित होगा। तो अभी तक स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, और चूंकि समाज का एक दृष्टिकोण ऐसा था जो स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखने का हिमायती था। लोग चाहते थे कि स्त्रियां घर से बाहर ना निकलें, स्त्री शिक्षा का विरोध होता था। लेकिन इस युग में, इस काल में आकर के स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाने लगा। हमारे कवियों और लेखकों ने स्त्रियों को आगे लाने का प्रयास किया। यदि हम अगली विशेषता देखें तो उस समय समस्या पूर्ति की विशेषता देखने को मिलती थी। समस्या पूर्ति, उस समय की जो काव्य गोष्ठियां होती थी, नए नए कवियों की खोज करने के लिए, या यूं कहिए कि कवि बनाने के लिए कवि मंचों से, अनेक सम्मेलनों में जहां पर कवियों का मंच जमता था, वहां पर कोई ना कोई ऐसी पंक्ति लिख दी जाती थी, कोई ना कोई ऐसी पंक्ति कह दी जाती थी कि उससे मिलती जुलती लोग पंक्ति लिखें। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि किसी सम्मेलन में पंक्ति दी गई थी कि झाऊ की डार में जब लागे बतासा। आप सोच रहे होंगे क्या बक रहे हैं, झाऊ की डार में लागे बतासा। झाऊ जानते होंगे आप, एक नदी किनारे मिलने वाला झाड़ झंखाड़ है। क्या उस झाड़ झंखाड़ में बतासा लग सकता है? नहीं। लेकिन यहां करना क्या है, तुकबंदी मिलाना था कि हम कौन सी कविता रचें, कैसे रचें कि इसको पूरा किया जाए। लोगों ने इस पर बनाया, क्या बनाया, अब यहां ज्यादा अवकाश नहीं है कि हम इस पर बात करें। कि उसने कहा पश्चिम में सूरज होए उदय, पश्चिम में सूरज होए उदय, और कूपही के पास जब जाए, कूपही जाए जब पिपासु के पासा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि बिल्कुल उलटवासी थी। झाऊ की डार में बतासा तभी लग सकता है जब सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे, और कुआं स्वयं प्यासे व्यक्ति के पास जाने लगे। तो एक तुकबंदी मात्र हुआ करती थी। इस तरह की समस्याएं दी जाती थी और लोग इन समस्याओं का समाधान करते थे। और अगली बात अगर हम देखें तो वो है हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य, तो हास्य व्यंग्य आप तात्पर्य समझ ही रहे होंगे। अनेक तरह के कवि सम्मेलन हुआ करते थे लोगों को हंसाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, साथ ही समाज में फैली हुई कुछ कुरूपताएं, विद्रूपताओं को उजागर करने के लिए लोग इस तरह की रचनाएं करते थे, हास्य व्यंग्य की रचनाएं करते थे। इसके साथ कुछ और भी वो बातें हम देख सकते हैं जो कि रीतिकाल से चली आ रही थी, जैसे श्रृंगारिकता या भक्ति भावना। इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको हम यहां पर नहीं दे रहे हैं। इसके बाद सीधे हम आते हैं कि इस काल के प्रमुख कवि, 2-3 कवियों का नाम जानना चाहेंगे और साथ में उनकी रचनाएं। भारतेंदु के प्रमुख कवि कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, इस संबंध में हमने ये कुछ कवि और उनकी रचनाओं को नोट किया है। इसे आप लोग भी नोट कर लेंगे। तो पहले कवि अगर हम देखें तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद ही हैं, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में इन्हें हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है, तो काव्य के क्षेत्र में इन्हें हिंदी का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक युग के ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने
हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए न केवल स्वयं लिखा, बल्कि अपने साथ के अपने समकालीन कई लेखकों और कवियों को का एक मंडल बनाया और उन सब को लिखने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्ति नहीं वरन संस्था है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था है, और यही कारण रहा है संभवतः कि इस पूरे कालखंड का नाम, जब तक उनका प्रभाव हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है, उस कालखंड का नाम उनकी मृत्यु से भी 15-16 वर्ष आगे तक, यानी 1900 तक, मृत्यु तो उनकी 1985 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन 1885 में, सॉरी, उनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी, लेकिन 1900 ईस्वी तक के कालखंड को 1868 से लेकर, कुछ लोग 1857 से मानते हैं, से लेकर 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। तो इनका बड़ा योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं अनेक पत्रिकाओं का संपादन करते थे और उनके माध्यम से भी अपने रचनाएं निकालते रहते थे, उन्हें प्रकाशित करते रहते थे। इस बारे में हम विशेष करके गद्य में बताएंगे कौन कौन सी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। वैसे हम पूर्व में भी बता चुके हैं आप लोगों से। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, इनके नाम आप सुन ही चुके होंगे। कविता वर्धनी सभा और बाला बोधिनी पत्रिका, ये अनेक पत्रिकाएं थी जिनके माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर हम देखें तो प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भारत वीणा, भक्त सर्वस्व, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप आदि कई रचनाएं हैं। सब रचनाएं यहाँ लिखने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है, बोर्ड में स्पेस नहीं है, इसलिए कुछ हम मौखिक ही बता रहे हैं। तो एक चीज और भी देखते हैं कि इनकी रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार का भी एक प्रवृत्ति पाई जाती है। रीतिकाल से इन्होंने श्रृंगार ग्रहण किया है, वहीं भक्ति काल से इनकी रचनाओं में भक्ति काल का भी रूप देखने को मिलता है। आगे यदि हम चलते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र, जो इनके बहुत परिचित मित्र कहे जा सकते हैं, ये भी इनके साथ साथ थे। प्रताप लहरी, श्रृंगार विलास, मानस विनोद और मन की लहर आदि काव्य रचनाएं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये भी तीसरे कवि हैं और ये भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आनंद अरुणोदय, भारत भाग्योदय और मयंक महिमा। और अन्य कवियों में अगर हम देखें तो ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इनके फुफेरे भाई थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई कवि इन्होंने स्वयं तैयार किए, उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया और सब एक साथ मिल करके हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया और इसीलिए आज वे हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए हैं। धन्यवाद बच्चों, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।